जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, अचीदा शुक्राना, साधा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तुम जितना ज़्यादा सत्संग सिमरन करोगे ना, उतनी ही ज़्यादा तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा तुम्हें तरक्की मिलेगी, उतना ही तुम्हें हर चीज़ का फल मिलेगा। क्योंकि संगत जी, गुरु जी क्या कहते थे कि कभी किसी की चुगलियाँ मत करो, कभी किसी के काम काज पे ध्यान मत दो, कभी किसी जलो मत कि उसको इतना मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा, कि उसको ये मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा। कभी भी ऐसा काम मत करो। हमेशा सिमरन करोगे, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने जो दिया उसका बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा आप अपने जुबान पर ये रखो, देखना मालिक आपकी किस्मत में अगर 10 होंगे ना तो मालिक आपको 1000 देंगे। क्योंकि मालिक आपकी इसी चीज़ से बहुत प्रसन्न होंगे कि आप हर वक्त परमात्मा का शुक्राना करते हो, आप हर वक्त परमात्मा के बारे में अच्छे चीज़ें सोचते हो, आप हर वक्त परमात्मा को ही अपना साथी मानते हो, परमात्मा में विश्वास रखते हो। कोई भी आपत्ति आए, कोई भी दुख आए, आपकी नज़रों में जैसे कोई होगा कि ये इंसान मेरी मदद कर देगा, कभी भी आपको ये नहीं करना है। हमेशा आपको एक ही चीज़ रखनी है कि गुरु पिता करेंगे जय गुरु जी, गुरु पिता जय गुरु जी, गुरु पिता जय गुरु जी, गुरु पिता जय गुरु जी। सिर्फ आपको यही रखना है और कुछ नहीं रखना। गुरु पिता आप ही को करना है, गुरु पिता आपको ही करना है। देखना आपके काम अपने आप बनने लग जाएंगे और आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं इस सत्संग में सबसे पहले तो अपने गुरु महाराज का, गुरु पिता का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी अभी नौकरी की रक्षा करी। मेरा यहाँ पे जिस कंपनी में मैं आईटी कंपनी में मैं जॉब करती हूँ, वहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट ओवर हो गया था, तो मुझे इसी कंपनी में दूसरा प्रोजेक्ट ढूंढना था। तो गुरु महाराज ने मुझे अभी वो प्रोजेक्ट दिलवा दिया। लेकिन मेरा ये प्रोजेक्ट जो पिछला प्रोजेक्ट था वो 14 जून को ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद से 2 हफ्ते तक मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी कि मेरे को कोई प्रोजेक्ट मिल जाए। कंपनी में एक टीम होती है जो आपकी मदद करती है आपको प्रोजेक्ट दिलवाने में या प्रोजेक्ट ढूंढवाने में। तो मैं उस टीम के लोगों से काफ़ी कांटेक्ट कर रही थी कि कोई कहीं से मेरा इंटरव्यू अरेंज करा दें, कहीं पे मेरा रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दें ताकि मुझे इसी कंपनी में अगला प्रोजेक्ट मिल जाए। लेकिन संगत जी, मेरे को 2 हफ्ते हो गए थे और मेरे को ना कोई कॉल नहीं आ रही थी। तो जो लेडी मुझे असाइन हुई थी प्रोजेक्ट से रिलीज़ होने पे, वो नोएडा में बैठती और मैं गुड़गांव में हूँ। तो मैं उससे 1-on-1 जाके नहीं मिल सकती थी। लेकिन जो यहाँ पे गुड़गांव में उसी टीम के और लोग हैं जो मेरे ही ऑफिस में बैठते हैं, तो मैं उनसे डेली जाके मिलती थी और उनसे बोलती थी कि मेरे को किसी भी अकाउंट से, किसी भी क्लाइंट से कोई भी प्रोजेक्ट कॉल नहीं आ रही है। तो वो कहते हैं कि आपको आ जाएगी। लेकिन ऐसे करते करते 2 हफ्ते निकल गए संगत जी, मुझे एक भी कॉल नहीं आई। तो मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी कि कॉल क्यों नहीं आ रही है। जब तक कॉल नहीं आएगी तब तक इंटरव्यू नहीं होगा, तो आगे कैसे बात होगी। तो संगत जी, फिर मैंने क्या किया, ये आज 5 जुलाई है और मैंने पिछले संडे को फिर मैंने अपने शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करे, जो मैंने अंकल को शेयर भी करे। तो अभी उन अंकल ने बल्कि अपलोड भी नहीं करे हैं मेरे वो शुक्राना सत्संग, अभी उनके पास हैं। वो जब मेरा नंबर आएगा तो वो शुक्राना सत्संग, वो दोनों शुक्राना सत्संग मेरे वो अपलोड कर देंगे अपने चैनल पर। लेकिन संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो कॉल मुझे 2 हफ्ते से नहीं आ रही थी और जो संडे इवनिंग में मैंने अपने शुक्राना सत्संग शेयर करे अंकल को भी, उसके बाद मंडे से ही मुझे इतनी कॉल आनी शुरू होगी। मुझे मंडे को इतनी बैक टू बैक डिफरेंट अकाउंट से कॉल आई हैं। और फिर मुझे एक कॉल आई जिसमें वो ये कह रहे थे कि आपको ना नोएडा आना पड़ेगा। एक प्रोजेक्ट तो मिल गया था, वो ज्वाइन करवाने के लिए रेडी थे, बट वो नोएडा लोकेशन थी। तो मैंने कहा मैं तो गुड़गांव रहती हूँ, मैं नोएडा नहीं ट्रैवल कर पाऊँगी इतना। तो उन्होंने कहा कि आपको 3 दिन तो नोएडा आना पड़ेगा, 2 दिन आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो फिर मैंने सोचा पता नहीं अभी कॉल नहीं आ रही है किसी भी अकाउंट से, 2 हफ्ते हो गए थे, अब मेरे को आज मंडे को कॉल आई हैं।
तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। तो अब अगर मुझे गुड़गांव से नोएडा ट्रैवल भी करना पड़ेगा 3 दिन, तो मैं वो ट्रैवल भी कर लूँगी। और अगर मुझे नोएडा शिफ्ट होना पड़ा तो मैं नोएडा शिफ्ट होने के लिए भी अपने आप को मुझे रेडी रखना चाहिए। तो मुझे अपॉर्चुनिटी हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मार्केट वैसे भी अभी थोड़ी डाउन चल रही है। बहुत कंपनीज़ ले ऑफ भी कर रही हैं एम्प्लॉयज़ को, तो अपनी जॉब की सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने उनको हाँ कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैं 3 दिन नोएडा से काम कर लूँगी और बाकी 2 दिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँगी। लेकिन संगत जी, मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। मुझे था कि क्योंकि गुड़गांव से नोएडा मतलब अप डाउन करने में 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, आप मेट्रो से जाओगे। तो मुझे था कि मेरे 5 घंटे दिन के मतलब ट्रैवलिंग में ही चले जाएंगे। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक टायरिंग दिन हो जाएगा। तो मैं मन ही मन परेशान भी थी और मुझे ऐसा फ़ील भी हो रहा था कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि गुरुजी महाराज मुझे इतना परेशान करेंगे, कि इतनी ट्रैवलिंग कराएंगे। क्योंकि मेरे को 16 साल हो गए जॉब करते हुए, तो 16 साल की इस मतलब जर्नी में उन्होंने कभी भी मुझे इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कराया। ट्रैवलिंग रही है हमेशा, मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटे तक की ट्रैवलिंग मैंने करी है। तो ये 4 से 5 घंटे की ट्रैवलिंग मेरे को बहुत भारी लग रही थी। तो मुझे अंदर ही अंदर ऐसा भी लग रहा था कि शायद कुछ मतलब हो सकता है मुझे शिफ्ट करना पड़े, हो सकता है कि मुझे कोई और प्रोजेक्ट की कॉल आ जाए। तो मैं परेशान भी थी और उम्मीद भी थी कि शायद ये सिचुएशन टल जाए। तो मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना भी कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ कुछ ऐसा करिए कि मेरे को नोएडा ना ट्रैवल करना पड़े या नोएडा शिफ्ट ना होना पड़े। आप मुझे यहीं गुड़गांव में ही कोई प्रोजेक्ट दिलवा दीजिए। तो संगत जी, फिर मंडे को, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने संडे को शुक्राना सत्संग अंकल को शेयर किया। मंडे को मुझे और बहुत सारे अकाउंट से कॉल आने लगी बैक टू बैक। तो मैंने सारे इंटरव्यूज़ दिए, सारे जो भी उन्होंने क्वेश्चंस पूछे सबकी कॉल्स को आंसर किया और उनसे जो भी कन्वर्सेशन थी वो कंप्लीट करी। तो फिर ऐसे ही क्या हुआ कि नेक्स्ट डे ट्यूसडे था, तो हर ट्यूसडे को हनुमान जी को चोला चढ़ता है। तो मैं मंदिर जाती हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए। तो मैं वहाँ पे गई, यहाँ पे भी मैंने हनुमान जी को से प्रार्थना करी कि हनुमान जी महाराज, आपको पता है कि मेरी क्या सिचुएशन है। हनुमान जी को मैं अपने बड़े भाई के रूप में पूछती हूँ। तो मैंने उनसे एक कहा, मैंने कहा भ्राताश्री, आपको पता है कि मेरी क्या सिचुएशन है, कि मेरे को प्रोजेक्ट भी चाहिए और मैं ट्रैवल भी नहीं करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मेरे लिए कोई समाधान निकालिए जिससे मेरे को प्रोजेक्ट इसी कंपनी में मिल जाए और मुझे गुड़गांव ही मिल जाए, मुझे नोएडा शिफ्ट भी ना होना पड़े और मुझे नोएडा ट्रैवल भी ना करना पड़े। तो ऐसे मैंने वहाँ पे भी अरदास लगाई और मंडे को मैंने गुरुजी के सामने, महादेव के सामने भी यही अरदास लगाई थी कि मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन बनाना जिसमें मुझे ट्रैवल ना करना पड़े। तो संगत जी, फिर ट्यूसडे को और कॉल्स आई, मेरे को और अकाउंट से भी कॉल आती रही। तो फिर शाम को एक कॉल आती है एक अकाउंट से, तो वो मेरा इंटरव्यू तभी साथ के साथ फ़ोन पे तभी साथ के साथ इंटरव्यू ले लेते हैं और वो फ़ोन पे ही मेरे को फिर सेलेक्ट भी कर लेते हैं। कहते हैं हमें मतलब आपका लाइक अच्छा लगा, आपने इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस के जैसे भी आंसर करे, तो वी वांट टू हायर यू फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो फिर संगत जी, उसी के बाद उन्होंने इमीडिएटली मेरे को मेल भी आ गई कंफर्मेशन की कि हम आपको अपने अकाउंट के लिए ब्लॉक कर रहे हैं, और मैंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो संगत जी, मैं और वो प्रोजेक्ट मुझे यहीं गुड़गांव में ही मिल गया। तो मुझे नोएडा वाली जो प्रोजेक्ट था उसके लिए मैंने जबकि हाँ कर दी थी, लेकिन उनकी तरफ से थोड़ा सा डिले हो गया 1 दिन का रिवर्ट आने में, और इतनी देर में ही इस दूसरे प्रोजेक्ट से कॉल आ गई जो गुड़गांव में ही है, और मेरा इंटरव्यू हुआ और मुझे उसमें सिलेक्शन भी मिल गया। और संगत जी, फिर मेरे को मतलब मेरी जॉब की भी रक्षा करी, मेरे को प्रोजेक्ट भी दिलवा दिया और मेरे को नोएडा शिफ्ट भी नहीं होना पड़ा और नोएडा ट्रैवल भी नहीं करना पड़ा। तो कैसे, मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि शुक्राना की कितनी बड़ी ताकत है संगत जी। आप ये देखिए कि जो कॉल मुझे 2 हफ्ते से नहीं आ रही थी, वो कैसे ही शुक्राना
सालाना सत्संग सिर्फ अंकल जी को शेयर करने थी जो अपलोड नहीं हुए हैं। मंडे ट्यूसडे को इतनी कॉल आई कि 2 दिन में से गुरुजी महाराज ने मेरे को प्रोजेक्ट भी दिलवा दिया, मेरी नोएडा ट्रैवल करने की सिचुएशन भी अवॉइड कर दी, नोएडा शिफ्ट होने की सिचुएशन भी अवॉइड कर दी। और तो और जो मैं ट्रैवलिंग के लिए सोची थी, उन्होंने मुझे ऐसा प्रोजेक्ट दिला दिया जिसमें मुझे गुड़गांव के ऑफिस भी नहीं जाना पड़ रहा है, मुझे घर से ही काम करना पड़ रहा है जहाँ पे मैं अपने पीजी में रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे नोएडा की ट्रैवलिंग क्या गुड़गांव की ट्रैवलिंग के लिए भी वो दे दिया, आराम दे दिया, और मैं अब घर से काम कर रही हूँ। तो मेरे गुरुजी महाराज आपका अनंत अनंत कोटि शुक्राना है मेरे मालिक। मेरे हनुमान जी महाराज आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है, आपने मेरी अरदास को स्वीकार किया, मेरी नौकरी की रक्षा करी, मुझे प्रोजेक्ट दिलवाया, मेरे को ट्रैवलिंग से बचाया। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बालाजी महाराज। संगत जी, और क्या था, मैंने ना एक सितंबर में एक पर्सनल लोन लिया था, सितंबर 2025 में। तो मेरे को वो लोन किसी अपनी पर्सनल चीज़ के लिए चाहिए था। तो मेरे को लोन जो बैंक ने दिया था वो सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया था, लेकिन 3 महीने बाद मुझे ना थोड़े और पैसों की ज़रूरत थी। तो मैंने ना बैंक से बात करी कि मुझे इसमें मतलब थोड़ा सा अमाउंट इंक्रीज़ करना है, तो वो पॉसिबल है क्या, टॉपअप हो सकता है क्या? तो क्योंकि 3 महीने बाद जब आपकी 3 EMI चली जाती हैं तो उसके बाद आप अपना लोन को टॉपअप करा सकते हो। तो मेरे 3 महीने पूरे हो गए थे। तो मैंने दिसंबर की बात है, दिसंबर 2025 की, मैंने फिर बैंक से बात करके उसमें जितना अमाउंट मुझे चाहिए था, जो लोन मेरा था उसमें मैंने अपना टॉपअप करवाया। लेकिन जब वो टॉपअप हुआ तो इन्होंने मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, डबल ही कर दिया ऑलमोस्ट। तो तब मैंने इनको बोला कि मैंने कहा आपने बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया। तो कहते हैं कि मैम अभी तो यही होगा, लेकिन आप 3 महीने बाद ROI को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिक्रीज़ करने की आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो क्योंकि उस टाइम पर मुझे ज़रूरत थी तो मैंने वो टॉपअप ले लिया। मैंने कहा ठीक है, 3 महीने बाद मैं इसको दोबारा से नॉर्मल पे ले आऊँगी जो मेरा स्टार्टिंग में था। तो फिर मैंने अपना टॉपअप कराया और अपना लोन कंटिन्यू किया। 3 महीने बाद फिर मैंने बैंक से बात करी तो वो कहने लगे कि मैम अभी तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, या तो आपका मतलब सैलरी और बढ़ेगी तब आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी, तो अभी हम आपका ROI डिक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था 3 महीने बाद कर सकते हो, 3 महीने हो गए, मार्च की बात है, अब ये मार्च की EMI जाने के बाद की। तो वो नहीं माने। तो फिर मैंने कहा, कहते मैम अभी आप थोड़ा और वेट करें, आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी। तो फिर मैंने और वेट किया, तो अप्रैल मई की बात आ गई फिर। तो संगत जी फिर क्या हुआ, फिर भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने फिर यही बोला कि मैम अभी एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है। तो एक दिन मुझे क्या हुआ कि एक अपने आप ही ईमेल आई मेरे ईमेल ID पे, तो वो उसी बैंक से थी जिससे बैंक में मेरा अकाउंट है और मैंने अपना लोन लिया था। तो उसमें था कि लिखा हुआ था कि यू आर एलिजिबल टू रिड्यूस योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फिर मैंने वो जो अपना रिलेशनशिप मैनेजर था उसको मैंने वो मेल फॉरवर्ड करी कि ऐसे ऐसे मेरे को ये मेल आई है बैंक से और मेरी एलिजिबिलिटी बनती है, आप एलिजिबिलिटी चेक करके बताओ, और मेरा बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन चल रहा है और मेरी बहुत ज़्यादा EMI जा रही है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो फिर उन्होंने कहा, फिर उसने एक न्यू एप्लीकेशन सबमिट करी, लोन की फ्रेश एप्लीकेशन, जो मेरे को लोन की ROI को कम ROI पे उसने एप्लीकेशन लगाई। तो संगत जी क्या होता है, जैसे हम कोई भी बैंक पर्सनल लोन की या किसी भी लोन की एप्लीकेशन सबमिट करता है तो वो सिस्टम में दिखाई देता है, तो बाकी सारे जितने भी बैंक्स हैं, कोई भी बैंक हो, तो उनसे भी कॉल आने लग जाती है कि बहुत सारे सभी बैंक के लोगों ने मेरे को कॉल करना शुरू कर दिया कि मैम आप हमारे बैंक से लोन ले लीजिए, हम आपको अच्छा ऑफ़र दे देंगे, हम आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करा देंगे, हम आपको ये बेनिफिट दे देंगे। तो ऐसे मुझे पता नहीं कितने ही बैंक से कॉल आनी शुरू हो गई। तो संगत जी जब मैं उसी से उनसे इतने सारे बैंक के लोगों से कॉल आ रही थी, तो उसमें एक बैंक का एम्प्लॉय था, तो मैंने उसको बताया। तो उसने पूछा कि मैम आपने इतना, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्यों लोन लेना चाहते हैं? तो मैंने कहा मैं लोन नहीं लेना चाहती हूँ, बट मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस बैंक में बहुत ज़्यादा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए मैंने नई एप्लीकेशन लगाई थी, तो उस वजह से मेरे को ये कॉल आने लगे। तो फिर उसने पूछा आपका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है, तो मैंने जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा था मैंने उसको बता दिया। तो वो कहने लगा मैम ये तो इतना बहुत ज़्यादा आपको बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है, तो जबकि आपका सैलरी अकाउंट भी उन्हीं के साथ है, आपका 15 साल से आपका उनके साथ बैंकिंग रिलेशनशिप है, तो आपको तो ये इतना लोन मिलना ही नहीं था, इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नहीं मिलना था आपको। तो इतना मिनिमम, मतलब ये मैक्सिमम होता है कि पर्सनल लोन पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो
और कहते हैं टॉपअप होने पे कोई आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ नहीं होता, सेम अमाउंट पे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही चलता है। अगर आप टॉपअप भी कराते हो तो आपके साथ तो ये फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है एक तरीके से। तो मुझे तो बहुत मतलब झटका सा लगा, सेटबैक सा लगा कि भाई ये मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। तो फिर मैंने उससे पूरी बात करी, तो फिर उसने मुझे उस बैंक के नोडल ऑफिसर की ईमेल दी कि मैम आप इस पे एस्केलेट करो, लेकिन चांसेस तो बहुत कम है कि ये आपको रिफ़ंड मिल जाए या कुछ आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक बारी जो पैसा बैंक के पास चला जाता है वो वापस मिलना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर मैंने उससे जो बैंक के नोडल ऑफिसर हैं उसकी ईमेल आईडीज़ दी। तो फिर मैंने उनको अपना सारा सिनेरियो अपनी मेल ड्राफ्ट करी और मैंने उन दोनों ईमेल आईडीज़ पे वो मेल लिख दी अपना पूरा सिनेरियो बता के। तो संगत जी फिर उसके बाद मेरे को एक हफ़्ते बाद, हफ़्ता 10 दिन लगा, फिर मेरे को बैंक से कॉल आती है कि मैम ऐसे ऐसे आपका ये एस्केलेशन हुआ है। तो मैंने उनको बताया कि मेरे रिलेशनशिप मैनेजर ने और जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है उन्होंने मुझे बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन सेल किया है, जबकि मैं मतलब प्रेफर्ड कस्टमर हूँ बैंक की, मेरा सैलरी अकाउंट भी यहीं है और मेरा 15 साल का बैंकिंग रिलेशनशिप है। तो आपने मेरे साथ ऐसा फ्रॉड क्यों किया? मुझे तो कोई बेनिफिट भी नहीं मिला इस लोन से। तो फिर मैंने बहुत सुनाया, जिसको वो एस्केलेशन करने पे जो वो केस था जिस एम्प्लॉय को सबमिट हुआ था, तो मैंने उसको बहुत सुनाया। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा कोऑपरेट करा, उन्होंने समझा। मैंने कहा कि आपको खुद ही एम्प्लॉयज़ को, मतलब जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, और उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन अपने बेनिफिट के लिए, अपने कमीशन के लिए उन्होंने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे ये इतना लोन दे दिया। तो वही सारी डिस्कशन मैंने उससे करी। तो फिर मैंने कहा मुझे सारा रिफ़ंड चाहिए, जितना भी दिसंबर से लेके अभी ये मई या जून की बात है कि मैंने इतना ज़्यादा मेरा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो मेरा EMI गई है उसका मुझे सारा रिफ़ंड चाहिए, क्योंकि मेरा ये जो लोन है ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सितंबर में शुरू हुआ था। तो पहले तो वो मना करने लगा कि नहीं मैम रिफ़ंड तो पॉसिबल नहीं है, तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर मैंने उसको बहुत सुनाया कॉल पे। तो मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ा अमाउंट बन रहा है मेरा। तो मतलब मेरा ऑलमोस्ट संगत जी 60-70,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा था 6 महीने की EMI में जो रिफ़ंड मेरा बनता था। तो मैंने कहा मैं ये कोई छोटी मोटा अमाउंट तो है नहीं, 5-10 हज़ार तो है नहीं कि चलो जाने देती हूँ, कोई बात नहीं, हो गया। तो इतना बड़ा अमाउंट है, मैं ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ? तो मैंने कहा मैं फ़र्दर एस्केलेट करूँगी। तो फिर उसने कहा कि मैम आप थोड़ी देर वेट करिए, मैं आगे बात करके अप्रूवल लेता हूँ कि आपको रिफ़ंड आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो संगत जी फिर उनका फ़ोन आया, फिर वो कहने लगा कि मैम आपका अप्रूवल ले लिया है, आपने जितना भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे किया है, एक्स्ट्रा EMI गई है आपके पिछले 6 महीने में, उसका रिफ़ंड आपको मिल जाएगा। और वो किसी चीज़ के आपको एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके कुछ 1000 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे। मैंने कहा मैं किसी चीज़ के कोई चार्जेस पे नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे से ऑलरेडी आप लोगों ने 2 बारी प्रोसेसिंग फ़ीस ले ली है। एक बारी जब मेरा फ्रेश लोन था और फिर सेकंड टाइम जब मैंने टॉपअप कराया आप लोगों ने, तब भी मेरे से प्रोसेसिंग फ़ीस ली है। तो मैं अब कोई चार्जेस पे नहीं करने वाली हूँ। तो फिर उसने उसका भी अप्रूवल लिया कि मैम मतलब वेव ऑफ कराई वो फ़ीस। तो संगत जी किस तरीके से गुरुजी महाराज ने मेरा इतना बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। वो जो पर्सन जिसके थ्रू मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई टॉपअप होने पे आपका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही आपका पर्सनल लोन टॉपअप होता है। तो अगर वो बंदा मुझे नहीं बताता, उसकी कॉल नहीं आती और वो मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता और वो मेरे को नोडल ऑफिसर की ईमेल आईडी वगैरह शेयर नहीं करता, चलो ईमेल आईडी तो मुझे वैसे भी मिल जाती, बट ये इन्फॉर्मेशन अगर मैं उससे डिस्कस नहीं करती तो मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं आती और मैं एस्केलेट नहीं करती। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए 60-70,000 रुपीज़ का नुकसान होने से बचा लिया। तो गुरुजी महाराज इसके लिए आपका अनंत 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 कोटि शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। संगत जी मैंने ना अभी फरवरी 2026 में ना एक अंकल हैं जो मुझे मंदिर में मिलते हैं। ट्यूसडे को मैं मंदिर जाती हूँ, तो चोला चढ़ाने के लिए वहाँ पे एक अंकल और आते हैं। वो मेरे सिटी से ही हैं, मेरे होम टाउन से ही उनका कुछ रिलेशन बनता है। तो उनकी वाइफ हम मेरे सिटी से हैं और उनकी जो डॉटर है उसकी शादी हमारे मतलब गोहाना में ही हमारे सिटी में ही हुई है। तो
तो फिर उनसे मेरे को ज़रूरत थी, तो मैंने ना अंकल से कुछ पैसे मांगे। मैंने कहा अंकल मुझे ना क्या कुछ ज़रूरत है पैसों की, तो आप हेल्प कर पाओगे क्या, कुछ अर्जेंट ज़रूरत है। तो उन्होंने पूछा कितने अमाउंट की ज़रूरत है, तो मैंने उनको अमाउंट बता दिया कि भाई इतना अमाउंट की मुझे रिक्वायरमेंट है। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड ना कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो हमें उसके लिए पैसे चाहिए थे। तो उसमें हमें कुछ सर्टेन अमाउंट जो है वो कम पड़ रही थी, तो इस वजह से मेरे को ना अंकल से हेल्प लेनी पड़ी थी, क्योंकि वो मेरे सिटी के थे नोन थे। तो मैंने कहा शायद ये हेल्प कर देंगे, तो फिर अंकल ने हेल्प करने के लिए हाँ कर दी, और उन्होंने मुझे जितना अमाउंट मैंने उनसे मांगा था, उन्होंने वो उतना अमाउंट मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। तो अंकल ने पूछा कब तक रिटर्न कर दोगे, तो मैंने ना अंकल को कहा अंकल मैं आपको अप्रैल एंड तक रिटर्न कर दूँगी, जब मेरी अप्रैल की सैलरी आएगी उससे। तो मैंने वो पैसे जो हैं अपने फ्रेंड को दे दिए, जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी थी उसके लिए। लेकिन मैंने अपने फ्रेंड को ये बोला कि मेरे को ना अंकल को ये पैसे ना मार्च एंड तक रिटर्न करने हैं, मैंने 1 महीने के कह के लिए हैं, ताकि थोड़ा सा हमारे पास बफर रहे, ताकि मैं अप्रैल में उनको रिटर्न कर सकूं अगर कुछ इधर उधर हो जाए। क्योंकि जो हमने इन्वेस्टमेंट करी थी वो 50% की पार्टनरशिप पे करी थी, और जो मेरा फ्रेंड है उसकी कंट्रीब्यूशन में पैसे कम पड़ रहे थे, तो उसके बिहाफ पे मैंने वो पैसे अरेंज करे थे। तो मैंने कहा था कि तुम मुझे मार्च एंड तक ये पैसे दे देना। तो लेकिन उसके साथ मेरे फ्रेंड के साथ ना अभी पिछले 2 साल पहले ना एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया था संगत जी। तो जिसकी वजह से ना उसके बहुत फेक लोन्स उसके नाम पे उसके अकाउंट में उसकी प्रोफाइल में दिखने लग गए थे, तो जिसकी वजह से उसका सिबिल स्कोर जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो चला गया था, और उसको कोई किसी भी बैंक से ना लोन नहीं मिल रहा था। तो वो उसने अलग अलग बैंक्स में ट्राई कर रहा था कि कहीं से उसको लोन मिल जाए, लेकिन उसको लोन नहीं मिल रहा था। तो मार्च एंड आ गया, लेकिन वो उसको लोन सैंक्शन नहीं हुआ। तो फिर अब मुझे चिंता होने लगी, मैंने कहा इसने इतना ट्राई कर लिया, किसी भी बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, तो अब अंकल का से जो पैसे लिए हैं वो मैं कैसे रिटर्न करूँगी, अप्रैल एंड तक मुझे रिटर्न करने हैं। फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी 1 महीना है, क्या पता 1 महीने में कहीं से कोई सिचुएशन बन जाए कि उसका लोन अप्रूव हो जाए, तो वो उसमें से वो उतना अमाउंट मुझे दे देगा और मैं अंकल को ट्रांसफ़र कर दूँगी। लेकिन संगत जी अप्रैल मिड तक निकल गया, उसके बाद का टाइम भी निकल गया, लेकिन वो पैसे उसका लोन अरेंज नहीं हुआ। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, और मेरे पास भी पैसे नहीं थे कि मैं अंकल को अपने पास से वो पैसे रिटर्न कर दूँ, और जब उसका लोन अप्रूव होगा तो वो मुझे दे देगा। तो मैंने तो गुरुजी से बहुत अरदास लगानी शुरू कर दी, गुरुजी प्लीज़ कुछ तो ऐसा करिए कि जिससे मैं अंकल का पैसा टाइम पर रिटर्न कर सकूँ, वरना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी। वो अंकल मेरे सिटी से ही लिंक करते हैं, तो मैं मतलब मेरे लिए और ज़्यादा शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। मेरी वर्ड्स की प्लीज़ वैल्यू रखना, मेरी लाज रखना। तो मैं ऐसे गुरुजी से प्रार्थना करती रही। तो संगत जी और क्या था ना कि हम हर साल अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, जो मेरा वो नहीं आ रहा था, और वो बड़े अमाउंट का रिटर्न मेरा आना था इस बारी। तो मैं वो प्रार्थना करने लगी, मैंने कहा गुरुजी महाराज वही मेरा वापस ला दो, कम से कम अगर वो अमाउंट वापस आ गया तो उस अमाउंट में से मैं अंकल के पैसे तो दे दूँगी, जो मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच की बात है वो तो हम बाद में देख लेंगे, मुझे अंकल के पैसे रिटर्न करने ज़रूरी है। तो मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती रही कि प्लीज़ आप मेरा इनकम टैक्स का रिफ़ंड आ जाओ। वो आ नहीं रहा, वो 2025 में हम लोग जुलाई अगस्त में हम सबमिट करते हैं, और ये अप्रैल 2026 तक हो गया था संगत जी। फाइनेंशियल ईयर भी क्लोज़ हो गया था, मार्च 2025 भी निकल गया था, 2026 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया था, तब भी मेरा इनकम टैक्स का रिफ़ंड नहीं आ रहा था। तो मैं बार बार प्रार्थना करती रही प्लीज़ वही आ जाए तो मैं उसमें से अंकल के पैसे दे दूँगी। तो संगत जी अप्रैल भी आ गया, एंड डेट भी आ गई, मेरा इनकम टैक्स का रिफ़ंड नहीं आया, और मेरे को बहुत चिंता हो रही थी। मैंने कहा मैं कैसे अंकल को पैसे रिटर्न करूँगी। लेकिन संगत जी आप ये देखिए क्या चमत्कार किया गुरुजी महाराज ने। जिस दिन 30 अप्रैल को ही, जिस दिन हमारी सैलरी आती है कंपनी से, उसी सेम डे गुरुजी महाराज ने मुझे वो इनकम टैक्स का रिफ़ंड दिला दिया, सेम डे। क्योंकि मैंने अंकल से अप्रैल एंड का टाइम मांगा था कि अंकल मेरे को अप्रैल की जब सैलरी आ जाएगी उसमें से मैं आपको दे दूँगी। तो
और बीच में अंकल के फ़ोन भी आने शुरू हो गए थे। मार्च ख़त्म होने के बाद अप्रैल में उन्होंने 3-4 बारी फ़ोन भी करना शुरू कर दिया था। उनको भी चिंता हो रही होगी, उन्होंने पैसे दिए थे और मतलब जबकि मैंने उनको अप्रैल एंड का कह के किया था, लेकिन फिर भी इंसान को अपने पैसों की चिंता तो होती ही है। और मैं उस दौरान अप्रैल में मंदिर भी नहीं जा सकी। हर ट्यूसडे को जो मैं जाती हूँ तो उनको और डर लगने लग गया कि कहीं मैं उनके पैसे लेके भाग तो नहीं गई। तो जबकि ऐसे कोई मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैं यहीं गुड़गांव में ही थी, लेकिन मैं किसी वजह से ट्यूसडे को सुबह मंदिर नहीं जा पा रही थी। तो उनके बहुत फ़ोन आने लगे, तो मैं समझ गई थी कि अंकल को चिंता हो रही है कि कहीं मैं उनके पैसे लेके भाग तो नहीं गई। तो मुझे और ज़्यादा चिंता हो रही थी कि मेरे लिए और एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना हो जाए। तो देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी महाराज ने मेरे लिए पैसों का इंतज़ाम करा दिया। जो रिफ़ंड मैंने मतलब जो ITR जो सबमिट करी थी जुलाई या अगस्त में हम सबमिट करते हैं, वो सबमिट करी थी। उसके बाद से अभी तक रिफ़ंड नहीं आ रहा था। और किस दिन, मतलब आप ये देखिए, एकदम 30 तारीख को ही, 30 अप्रैल को ही, जिस दिन सैलरी आती है उसी दिन हमारा सेम डे मेरा रिफ़ंड आ गया। और अंकल का सुबह कॉल भी आया था कि आज तुम्हारी सैलरी आ गई होगी, तो तुम अपना वो पैसे ट्रांसफ़र कर देना। तो संगत जी, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि ये देखिए कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरी लाज रख ली और मैंने अंकल के पैसे उस ITR रिफ़ंड में से वापस करे। और संगत जी देखो, जो मेरे फ्रेंड ने मुझे पैसे देने थे उसका लोन अरेंज करके वो मुझे वो पैसे देता तो मैं अंकल को देती। तो वो अभी जुलाई चल रहा है और मैंने अंकल को अप्रैल एंड का प्रॉमिस किया था, तो 2 महीने और ऊपर हो जाते। तो मैं अगर उसका लोन नहीं मतलब हो पा रहा है अप्रूव सिबिल की वजह से, और अगर बाय चांस मेरा ये ITR का रिफ़ंड नहीं आता, इनकम टैक्स का रिफ़ंड नहीं आता, तो फिर मैं तो बिल्कुल भी अंकल के लिए मतलब पैसे उनके रिटर्न ही कर ही नहीं पाती। तो मेरे लिए और बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग, मतलब मैं कैसे उनको फेस करती मुझे समझ नहीं आता। तो गुरुजी महाराज आपने मेरी मतलब लाज रखी, मेरी इज़्ज़त रखी, मेरी वर्ड्स की वैल्यू रखी। जो मैंने डेट उनको बोली थी, जो कमिटमेंट मैंने करी थी उनको, जिस डेट पे मैं उनको पैसे रिटर्न करूँगी, आपने एग्जैक्ट उसी डेट को वो पैसे का इंतज़ाम करा दिया। तो इस चीज़ के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, जहाँ पे मैं ये PG में रहती हूँ ना, तो ये को लिविंग है। तो यहाँ पर लड़कियाँ भी रहती हैं, लड़के भी रहते हैं, मैरिड कपल्स भी रहते हैं। तो जैसे आपको सुविधा, जैसे आपकी नेसेसिटी है, उसके बेसिस पे आप अपना रूम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप किसी के साथ शेयरिंग में भी ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी ले सकते हैं। तो मैं जो इस PG में रह रही थी, वहाँ पे जो मेरा रूम है उसके साइड वाले रूम में 2 लड़के रहते थे। तो उसमें से एक हम जब डिनर वगैरह के लिए जाते थे, नीचे कॉमन एरिया जो है जहाँ पे ये लोग खाना लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या था कि ये लड़का मुझे वहाँ पे मिलता था और ये मेरे साइड वाले रूम में ही रहता था। तो मेरी इससे बातचीत शुरू हो गई थी, हाय हेलो टाइप से, मतलब फिर और डिनर पे जब ये मिलता था तो ये मेरे से काफ़ी बात करता था। तो ऐसे करते करते वो धीरे धीरे मेरा फ्रेंड बन गया था। तो संगत जी, फिर क्या हुआ कि इसने मेरे से, जब अच्छी फ्रेंडशिप होगी तो इसको ना एक बारी पैसों की ज़रूरत थी, तो इसने मेरे से पैसे लिए। इसने कहा मेरी सैलरी नहीं आई है अभी, मेरा ना वो अपनी कंपनी चेंज करी है, तो उसकी वजह से मेरा कुछ इशू हुआ है, तो इस महीने की सैलरी नहीं है, तो मुझे ना 15,000 की ज़रूरत है, तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें ना सैलरी हफ्ते 10 दिन में आ जाएगी तो मैं तुम्हें दे दूँगा। तो मैंने इसको 15,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए और फिर जब इसकी सैलरी आ गई इसने मुझे वो 15,000 रुपये वापस भी कर दिए संगत जी। तो फिर ऐसी जब इसको दोबारा ज़रूरत पड़ी एक बारी और 20,000 रुपये की ज़रूरत पड़ी, तो फिर मैंने इसको फिर ट्रांसफ़र कर दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसने पहले दिए थे तो इसने साथ के साथ हफ्ते 10 दिन में ट्रांसफ़र तो कर ही दिए थे, तो हो सकता है दूसरी बार ज़रूरत हो, तो मैंने इसको 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ ना कि इसको यहाँ से जाना पड़ा। इसको, मैं गुड़गांव में हूँ और इसको, ये लड़का चंडीगढ़ का था, तो इसकी ना जॉब चेंज हो गई थी, इसने जॉब फिर से चेंज कर ली थी और ये वापस वहाँ पे चंडीगढ़ शिफ्ट होने लगा था। तो मैंने इसको बोला कि तुमने मेरे से पैसे लिए थे, वो पैसे तो दे के जाओ। तो कहते हैं वो ना मैं तुम्हें क्या कहते हैं, अभी मेरी जब ये दोबारा जॉब में स्टार्ट करूँगा ना, तो उसमें सैलरी आएगी ना, तो उसमें से मैं तुम्हें रिटर्न कर दूँगा वहाँ जाके। तो संगत जी, मेरी भी गलती है, मुझे उसको जाने नहीं देना चाहिए था, मुझे अपने पैसे लेने चाहिए थे, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए थे।
तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वहाँ पे जाके जब ये दूसरी जॉब ज्वाइन करेगा तो ये मुझे पैसे वापस कर देगा। लेकिन फिर जब ये यहाँ पे रह रहा था ना संगत जी, तो मैंने जैसे आपको बताया कि पहले अपने सत्संग में बताया था कि मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे फैमिली रिलेटिव्स जो हैं, मेरे चाचा चाची और बुआ हमारे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक वगैरह करते रहते हैं, तंत्र क्रिया वगैरह कराते रहते हैं। तो उसको दूर होने के लिए मैंने अलग अलग जगह पे भटक रही थी कि कहाँ से कैसे मैं करूँ कि ये ठीक हो जाए। तो मैंने इस फ्रेंड से भी डिस्कस किया था कि कोई है क्या जो अच्छा तांत्रिक जो तुम्हें पता हो वो इसमें हेल्प कर दे। तो इसने मुझे ना एक लड़की के बारे में बताया था जो उत्तराखंड में रहता है। तो इसने कहा कि मेरी चाचा की बेटी है, उसके साथ भी कुछ हुआ था तो इसने उसको ठीक कर दिया था। तो मैंने उसको लड़के को कांटेक्ट किया, तो फिर उसने ना वही सारी बातें जो हमारे घर की जो सारी सिचुएशंस बनी हुई हैं, उत्तराखंड वाला जो लड़का है वो छोटा सा ही लड़का है 18-19 साल का। तो उसने मेरी सारी बातें, हमारे घर की सारी बात एकदम सही बता दी कि क्या क्या सिचुएशन है। तो मेरे को लगा कि ये मतलब ठीक है, ये कुछ कर देगा। तो फिर इस तरीके से मेरा उस लड़के के साथ कांटेक्ट बना जब इसने मुझे नंबर दिया। तो फिर जब ये लड़का जो मेरा फ्रेंड था ये यहाँ से चला गया, तो मैंने इससे पैसे मांगने शुरू करे अपने, कि तुम अब हो गया काफ़ी टाइम, अब तो तुम्हारी ज्वाइनिंग भी हो गई है, इस मंथ की सैलरी आ गई होगी, तुम मेरे पैसे ट्रांसफ़र कर दो। तो संगत जी इसके मन में ना अभी लालच आ गया वहाँ पर जाके कि मैं इस गुड़गांव से चंडीगढ़ आ गया हूँ, तो अब मुझे पैसे रिटर्न करने की क्या ज़रूरत है, अब ये कुछ कर भी नहीं पाएगी। तो इसने मेरे से ना झूठ बोलना शुरू कर दिया। इसने मुझे ये कहा कि ना मेरे ना पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। तो मेरे को एकदम से लगा, मैंने कहा कि अचानक से क्या हो गया, अभी तक तो जब ये यहाँ पे था तब ठीक था, यहाँ जाते ही इसके पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा चलो अभी सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो गई, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए होंगे। तो थोड़े दिन बाद कहता है कि मेरे तो पापा एक्सपायर हो गए। तो भी फिर मैं चुप कर गई, मैंने कहा चलो पता नहीं क्या बात हुई है कि इसके एकदम से फादर चले गए। फिर मैंने थोड़े टाइम बाद फिर बोलना शुरू किया, मैंने कहा अब तुम मेरे पैसे दे दो। तो फिर कहने लगा कि मेरी मम्मी बीमार हो गई है, मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि अभी पापा एडमिट हुए थे, पापा चले गए और अब मम्मी एडमिट हुई हैं। तो फिर कहता है, फिर कहने लगा, फिर थोड़े दिन बाद कहता है कि मेरी मम्मी भी एक्सपायर हो गई हैं। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि अभी तो ये यहाँ पे था, सब ठीक था, और वहाँ पे जाते इसके पापा भी एक्सपायर हो गए और मम्मी भी एक्सपायर हो गई, एकदम से 1 महीने के अंदर अंदर दोनों एक्सपायर हो गए। तो मुझे ना कुछ फिर डाउट हुआ, मैंने कहा ये तो कुछ सही नहीं है। तो जो लड़का उत्तराखंड का जिसका इसने मुझे नंबर दिया था, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा उसको, मैंने बात बताई, मैंने कहा ये इसने मेरे से पैसे लिए थे और ये भी मेरा पैसे नहीं दे रहा है, और ये मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा है कि इसके पापा और मम्मी दोनों एक्सपायर हो गए हैं। तो तुम तो इसको काफ़ी टाइम से जानते हो, तो तुम इसको बोलो कि मेरे पैसे दे दे अब ये। तो कहता है कि इसके पापा तो हैं ही नहीं, इसके पापा तो बहुत पहले एक्सपायर हो चुके हैं। तो फिर मेरे को समझ में आ गया, मैंने कहा अब इसके मन में लालच आ गया, ये पैसे ना देने के लिए ये सब झूठ बोल रहा है, अपने मम्मी पापा दोनों को ही मतलब कह रहा है कि एक्सपायर हो गए हैं। तो फिर मैंने इसको फ़ोन करके फिर और ये फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, सिर्फ मैसेजेस पे बात कर रहा था। फिर मैंने मैसेजेस पे इसको बहुत सुनाया, मैंने कहा तुम्हें क्या लग रहा है, मुझे पता नहीं चला कि तुम्हारे फादर नहीं है, तुम्हारे फादर तो बहुत पहले एक्सपायर हो चुके हैं और तुम्हारी मदर तो अभी ज़िंदा है। उसने ये भी बता दिया कि मदर तो कुछ नहीं हुआ, अभी मैं थोड़े टाइम वहाँ पे पहले गया था और मैंने इसकी मदर से मिल के भी आया हूँ, तो इसकी मदर तो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी बात मैंने इसको बताई, तो मैंने इसको फिर बहुत सुनाया। तो फिर ये चुप हो गया। और फिर मैंने जो लड़का उत्तराखंड वाला था, मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम इसके तुम घर वालों का नंबर दो मुझे, इसकी मम्मी का या इसके किसी उसका रिश्तेदार का नंबर दो, मैं फ़ोन करूँगी, ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, मैं उनको फ़ोन करके बोलती। तो इसने कहा कि मेरे के पास इसकी वो जो चाचा की लड़की है जिसको इसने ठीक किया था उसका नंबर है, मैं आपको उसका नंबर दे देता हूँ, आप उससे बात कर लो। तो मैंने उस लड़की को फ़ोन किया, चंडीगढ़ में ही रहती है वो भी। मैंने कहा ऐसे ऐसे तुम्हारा भाई यहाँ पे रहता था और वो मेरा दोस्त बन गया था यहाँ पे, लेकिन उसने मेरे से पैसे लिए थे और वो मेरे पैसे नहीं दे रहा है, तुम अपने भाई को बोलो वो मेरे पैसे रिटर्न करे। तो फिर पता नहीं संगत जी क्या हुआ, उसने कहा कि ये तो ऐसे ही है, ये तो हमारे पैसे भी लेता है, हमारा पैसा भी रिटर्न नहीं करता है और हमारे क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर लेता है और फिर उस क्रेडिट कार्ड के बिल भी हमें भरने पड़ते हैं, ये टाइम से पैसा नहीं देता है, तो ये तो आप मतलब मुश्किल ही है कि ये आपको पैसे रिटर्न करेगा। तो संगत जी फिर पता नहीं उस लड़की के मन में क्या आया, तो उसने मुझे ना वैसे ही पूछ लिया कि आपका और इसका क्या रिश्ता था, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा भाई ये जो है ये शादीशुदा है।
है। तो फिर मुझे, और क्योंकि उसको पता नहीं, मतलब जबकि हमारे बीच में सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप थी, कुछ नहीं था, और उसने ये बात मुझे बताई भी नहीं थी कि ये मैरिड है। इसने तो मुझे ये कहा था कि इसकी शादी नहीं हुई है। तो जब मुझे ये पता चला कि इसकी शादी भी हुई है, इसने इसके लिए भी यहाँ पे रहते हुए झूठ बोल रहा था कि मेरी शादी नहीं हुई है। तो फिर उसकी बहन ने मुझे जब ये बात बताई तो फिर मैंने इसको फिर फ़ोन किया, फिर मैंने इसको खूब सुनाया। मैंने कहा तुम्हारी तो सारी असलियत सामने आ गई, तुम तो कितने बड़े फ्रॉड निकले। तुम अपने माँ बाप को भी मार रहे हो 20,000 रुपये के लिए, मरे हुए बाप को दोबारा मार रहे हो, माँ जिंदा है उसको भी मार रहे हो, तुम्हारी शादी हुई है तुमने उसके बारे में नहीं बताया। तो फिर मैंने संगत जी इसको बहुत कुछ एब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज़ करनी पड़ी मुझे मजबूरी में। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज क्षमा चाहती हूँ। मुझे ऐसे हमें नहीं बोलना चाहिए, बट वो मेरे पैसे नहीं दे रहा था, तो उसके लिए मुझे उसको बहुत कुछ सुनाना पड़ा। फिर मैंने उसको बहुत सुनाया, तो उसने फिर धीरे धीरे करके 2 महीने 3 महीने में मेरे पैसे वापस रिटर्न करे। तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरा ये पैसों का नुकसान भी होने से बचा लिया। और कैसे उसकी, मतलब चलो मेरे को तो उससे कोई मतलब नहीं था, वो तो जब तक यहाँ पे रह रहा था साथ वाले रूम में था तो बात हो जाती थी। कोई ऐसी बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड, मतलब बहुत क्लोज़ फ्रेंड भी नहीं था कि जिसका मुझे वो दुख होता दोस्ती ख़त्म होने का। बट किस तरीके से गुरुजी महाराज ने मेरे पैसे भी वापस दिलाए और उसकी असलियत भी सामने लेके आए कि वो कितना बड़ा झूठ बोल रहा था और अपने मैरिटल स्टेटस के बारे में भी झूठ बोल रहा था। और उन्होंने मेरा नुकसान होने से भी बचा लिया, मेरे पैसे भी मुझे वापस दिलवा दिए। तो संगत जी, आजकल टाइम ऐसा इतना बुरा आ चुका है ना कि हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। तो गुरुजी महाराज इस ब्लेसिंग के लिए भी, इस कृपा के लिए भी, हर किसी का असली चेहरा लाने के लिए, मेरा पैसों का नुकसान होने से बचाने के लिए आपका फिर से अनंत 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 कोटि शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी, जैसे भी मैंने आपको बताया कि हमारी फैमिली पे हमारे ये लोग बहुत मुसलमानी तंत्र क्रिया बहुत सीरियस इन्होंने हमारे ऊपर मुसलमानी तंत्र क्रिया करी हुई है। तो जिसको कटवाने के लिए मैं अलग अलग तांत्रिकों के पास भी कांटेक्ट कर रही थी। तो ऐसे ही मेरा एक और फ्रेंड है जिसके मैंने भी बताया कि जिसके साथ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही थी, मैंने उसको भी बताया कि कोई हो आपके नोन में जो मुसलमानी तंत्र क्रिया को काट सकता हो तो मुझे बताना। तो उसने वो मुंबई में रहता है, तो उसने वहाँ के से कांटेक्ट करके किसी एक का नंबर दिया था कि भाई ये बहुत अच्छा है, तांत्रिक है, नोन है, मतलब काफ़ी अच्छा काम कर देता है, तो तुम एक बार इससे कांटेक्ट करो। तो संगत जी, मैंने जब उससे कांटेक्ट किया तो मैंने अंकल को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे है। मैंने अपने घर परिवार की सबकी फ़ोटोज़ वगैरह भी भेज दी, अपनी मम्मी की, पापा की, भाई भाभी की, अपनी। तो फिर उन्होंने देख के साफ साफ बता दिया कि भाई आपके ऊपर तो बहुत ख़तरनाक मुसलमानी तंत्र क्रिया कराई गई हुई है और बहुत पुरानी है ये। तो फिर मेरी उन अंकल से ना काफ़ी महीने बात हुई, मतलब 3-4 महीने मैं उनके टच में रही। और उन्होंने मतलब वो कहते हैं कि इसको काटने में बहुत टाइम लगेगा और इसमें थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मेरे को जो बातें बताई वो उन्होंने एग्जैक्ट बिल्कुल सही बता दी उन्होंने मेरे को सारी। और ये पता चला जब उनसे बात हुई तो ये पता चला कि ये तंत्र क्रिया जो है ये तो मतलब 40 साल पुरानी है। जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी और मेरा भाई हुआ था, मेरा भाई मुझसे बड़ा है 4 साल, तो तब से ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और मेरे पापा को तो के पीछे तो ये शादी से, मेरे पापा की शादी से पहले से ही पीछे पड़े हुए हैं मेरे चाचा, क्योंकि इनको प्रॉपर्टी का लालच है। इनको ये है कि भाई जो भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है वो सारी उसी को मिल जाए, तो जिसकी वजह से ये तंत्र क्रिया हमारे ऊपर कराते हैं। तो संगत जी, उन्होंने ना ये सारी बातें जो भी हमारे घर की स्थिति है उन्होंने सारी धीरे धीरे वो मेरे को बताते गए 3-4 महीने। तो उन्होंने कहा ये खर्चा आएगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, जो भी खर्चा हो रहा है मैं खर्चा देने के लिए तैयार हूँ, आप इस तंत्र क्रिया को काटो, क्योंकि इसकी वजह से हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनी हुई है। मतलब कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं जो नहीं बनी हुई है। तो उन्होंने जो कहा मैंने वैसे किया। जब उन्होंने पैसे मांगे मैंने उनको पैसे भी देती रही। तो ऐसे करते करते 3-4 महीने निकल गए और उन्होंने मेरे से काफ़ी सारे पैसे भी ले लिए। लेकिन ना फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं ये भी, और कुछ होने नहीं वाला है। तो फिर मैंने ना उनको ब्लॉक कर दिया कि
फिर मैंने अपने फ्रेंड को ये बात बताई। मैंने कहा ऐसे ऐसे है कि इसने मुझे बात तो सारी सही बता दी, लेकिन इसने ये कहा कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ फ़र्क नहीं लग रहा है। तो फिर उसने और मैंने कहा ये तो इतने पैसे भी ले गया मेरे से, तो अब ये कुछ फ़र्क नहीं है, तो ये फ्रॉड है, ये सही नहीं है। तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा इसको पकड़ना, तो मैंने कहा मेरा तो इतना नुकसान भी हो गया है। तो फिर उसने मुझे उसका एक फ्रेंड है पुलिस में वहीं पे मुंबई में, उसने उससे बात करी, तो उसने उसको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे है कि भाई इस बंदे ने फ्रॉड किया है, ये इसके बारे में थोड़ा सा पता लगवाओ कि क्या है। तो फिर उसने पुलिस को नंबर दिया उसका, उसको सारी इन्फॉर्मेशन निकली, तो वो पता चला कि वो तो बहुत बड़ा मतलब धोखेबाज है, वो और लोगों को इसी तरीके से फंसाता रहता है, लोगों से पैसे लेता रहता है और उनका काम नहीं करके देता है। तो फिर मेरे फ्रेंड ने उस पुलिस वाले से बात करी और उसने कहा कि कोई नहीं, ये पैसा मैं तुम्हारा रिकवर करा दूँगा, निकलवा लूँगा। तो उसने उससे कहा जो भी वो थे जो मैं पेमेंट मैंने करी थी उसके स्क्रीनशॉट्स मांगे कि हमें इसको लगाना पड़ेगा फ़ाइल में। तो मैंने अपने वो पेमेंट्स के सारे स्क्रीनशॉट उसको भेज दिए और उसने उसको आगे पुलिस वाले को दे दिए। तो फिर उसने कहा कि लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये बंदा कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है, बहुत पहुंचा हुआ बंदा है, इसके बहुत कॉन्टेक्ट्स भी हैं वो पॉलिटिक्स में और पुलिस में भी, तो थोड़ा टाइम लगेगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, जितना भी टाइम लगेगा, बट अब मतलब जो भी पेमेंट मैंने इसको करी है ये वापस आ जाए मेरी। तो फिर संगत जी बहुत उसमें से मतलब 80% अमाउंट तो फिर पुलिस वाले ने, मतलब उसके फ्रेंड ने जो पुलिस में है उसने हमारी हेल्प करके वो सारा पैसा मुझे वापस दिलवा दिया। बस उसमें से थोड़ा सा पैसा बचा हुआ ही है, वो वापस आना रहता है। तो गुरुजी महाराज इसके लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना कि आपने मेरा वो पैसा भी निकलवा दिया पुलिस के थ्रू। और जो बचा हुआ अमाउंट है गुरुजी महाराज, मैं उसके लिए भी अरदास करती हूँ कि आप प्लीज़ उसके लिए भी मेरी मदद करें। जो बचा हुआ पैसा है वो भी मेरा जल्द से जल्द वापस आ जाए और मेरा कोई नुकसान ना हो। तो संगत जी आप लोग भी जो भी तंत्र क्रिया से झेल रहे हैं, मेरे को पता है कितना मुश्किल होता है, क्या क्या सिचुएशन बन जाती हैं घर में। तो आप प्लीज़ किसी भी तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये लोग जो हैं बातें तो सही बता देते हैं बट ये कुछ करते नहीं हैं। तो आप अपने पैसों का नुकसान ना करें, अपने समय का नुकसान ना करें, बस गुरुजी महाराज पे ही भरोसा रखें। वो जब सही टाइम आएगा तो वो अपने आप आपकी तंत्र क्रिया भी काट देंगे और जिन्होंने किया है उनको उसके करने की सज़ा भी मिलेगी। तो गुरुजी महाराज इस ब्लेसिंग के लिए भी, इस मेरा ये वाला पैसा भी वापस कराने के लिए, नुकसान होने से बचाने के लिए भी आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और सत्संग पूरा करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी।